डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार की राजनीति दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और जिस तरह से वक्फ बिल लाया गया, उसके बाद उसमें फिर कानून में उसको तब्दील किया गया और कानून बनने के बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर दिख रहे हैं, दबे मुंह से चिराग पासवान भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वो भी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। यानी उनके जो बयान अब आने शुरू हुए हैं वो बता रहे हैं कि वो भी वक्फ कानून से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसी तरह देखा जाए तो आरएलडी के अंदर भी भगदड़ मच गई है और खासकर सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो वो नीतीश कुमार पर पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भगदड़ देखने को मिल रही है, लगातार इस्तीफे जारी हैं और इधर चिराग पासवान की पार्टी में भी लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। और खासकर अगर जेडीयू की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त नीतीश कुमार पर है, नीतीश कुमार लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ऐसे में सबका यह मानना था कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार कभी भी समर्थन नहीं देंगे, उनकी पार्टी समर्थन नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर ललन सिंह ने तारीफ की वक्फ बिल की, इसके अलावा पीएम मोदी की, तब से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं उनकी ही तरफ से ललन सिंह के बयानों का भी विरोध किया जा रहा है। बाकायदा लेटर जारी करके नाखुश बताए हैं, मतलब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया और लगातार नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं मुस्लिम नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बनाया जो खुलकर विरोध कर रहे थे। उन पर यह दबाव बनाया गया कि आप जाइए और मुस्लिम समुदाय जो नाराज हो रहा है जेडीयू से, उनको जाकर इस वक्फ कानून के फायदे गिनाइए। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा देर तक मुस्लिम नेता अपनी नाराजगी को छुपा नहीं पाए और जैसे ही उनसे कुछ सवाल पूछे गए, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर वो चले गए। यानी साफ है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और इसी सबको देखते हुए एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंगें चल रही हैं, मंथन चल रहे हैं, बीजेपी के अंदर मंथन हो रहा है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में भी मंथन हो रहा है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने अपने घर जो है सभी मंत्रियों को, जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं और जो नेता हैं, उनको बुलाकर बैठक की थी। उसमें क्या चर्चा हुई इस पर खुलकर कोई बात निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है। अब फैसला उन्होंने नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ने का लिया है या फिर मुस्लिमों को साधने के लिए कोई बड़ी योजना लाने का किया है, ये तमाम कयास लग रहे हैं। और इन सब के बीच में अब एक बार फिर एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक से नीतीश कुमार ने, ऐसी खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। यानी अब नीतीश कुमार एक बार फिर अपने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, जो कि उनसे छिटक चुका है, खुलकर मुस्लिम समुदाय ने यह बता दिया है, मुस्लिम संगठनों ने बता दिया कि वो अब आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो जेडीयू पर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उनका जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पहले ही उनको सीएम की कुर्सी से हटाने की पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए अब महागठबंधन के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं और अगर वो एनडीए पर यानी बीजेपी पर ज्यादा दबाव अब वो मुस्लिमों के छिटकने से नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में अब ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ी रणनीति बनाई है और उसी के चलते अब वो एक बार फिर एनडीए के कार्यक्रमों से, एनडीए की बैठकों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी और क्या अपडेट्स हैं अविनाश जी बताएं। हाँ, एनडीए के अंदर जो आप बता रही हैं, लगातार जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर जब से वक्फ बिल आया है और उससे पहले भी, क्योंकि बीजेपी की कोशिश जो शुरुआत से ही चल रही है कि किसी तरीके से बिहार के सीएम पद की जो कुर्सी है उस पर कब्जा जमाया जाए। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से बीजेपी नेताओं के जिस तरीके के बयान आए हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, उनका कहना होता था कि भाई इनको भारत रत्न दे दिया जाए, या अश्विनी चौबे हो, वो उनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो जेडीयू भी इस चीज़ को समझ रही है कि बीजेपी की तरफ से उसको लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव तो खैर महागठबंधन के नेता हैं और वो इस चीज़ को लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी की पहली कोशिश तो यही है कि जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और इसीलिए बीजेपी उन मुद्दों को उठा रही है जो एक तरीके से देखा जाए जेडीयू के खिलाफ जाते हों। जेडीयू के वोट बैंक पर सीधा सीधा निशाना साध रही है।
आप जैसे जिस तरीके से बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाया, क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं वो अब तक नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता था, और उसके बाद जिस तरीके से बफ बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरीके से समर्थन करने के लिए बीजेपी ने मजबूर किया, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की कोशिश यही चल रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और उनको हटाया जाए, और ये चीज़ नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा 12 तारीख को कल ही जो बैठक बुलाई गई थी एनडीए की, बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होती है, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं बैठक लेने के लिए, लेकिन उस बैठक से नीतीश कुमार गायब हो जाते हैं। पटना में जो बैठक चल रही है, जब आप देखिएगा जब अमित शाह पहुँचते हैं तो उस बैठक में तो नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और एनडीए की बैठक चल रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अब चर्चा आगे बढ़ रही है तेजी से, क्योंकि जो एनडीए चाहता है, बीजेपी चाहती है कि सीट बंटवारा जल्दी हो जाए, और ये डिमांड जेडीयू की भी है। और लेकिन जेडीयू का कहना ये है कि भाई जब चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा सीटें भी हमको मिलनी चाहिए। बीजेपी इसके लिए तैयार भी नहीं दिखाई दे रही है, और इसीलिए नीतीश कुमार लगातार एनडीए की बैठक से किनारा कर रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 12 तारीख को जो बैठक हुई है बीजेपी कार्यालय में, उसमें जो जेडीयू की तरफ से ज़बरदस्त आपत्ति जताई गई है कि संजय झा और लल्लन सिंह बैठक में शामिल तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लोग नीतीश कुमार का नाम सीएम पद के लिए डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, और बोले यदि जब तक आप इस पर सस्पेंस बनाए रखेंगे, पूरा का जो नुकसान होना है वो एनडीए को ही नुकसान होना है, इसका पूरा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। बोले इस चीज़ में कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से तो एक तरीके से घोषित कर दिए गए हैं कि भाई सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन एनडीए उनके नाम पर मोहर क्यों नहीं लगा रहा है? जब अमित शाह के कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी कह रही है नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आप सीएम उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को लेकर उस बैठक में जबरदस्त बवाल भी मचा रहा। बाद में सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन बात वही है कि क्या सम्राट चौधरी के बयान को जेडीयू मान सकते कि भाई बीजेपी का ये बयान है पूरी तरीके से? क्योंकि इस तरीके के बयान तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेता दे रहे थे, लेकिन जब तक बीजेपी हाईकमान ये फैसला नहीं करेगा कि सीएम उम्मीदवार हमारे नीतीश कुमार हैं, तब तक जेडीयू को बीजेपी के बिहार के नेताओं के बयान पर कोई भरोसा नहीं है। जब अमित शाह तमिलनाडु में जाकर ये घोषणा कर सकते हैं कि जब भी मतलब अगला जो विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में होगा, जबकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव तो बिहार के बाद में है, बिहार में इसी साल होना है, तमिलनाडु में अगले साल होना है। आप तमिलनाडु के लिए बोलते हैं कि पलानीसामी को हम सीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो भाई जब आप तमिलनाडु में सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं तो बिहार में सीएम उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसको लेकर नीतीश की नाराजगी लगातार बनी हुई है। एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वो एनडीए की बैठक में एक तरीके से नहीं जाएंगे। यानी जो बैठक नीतीश कुमार बुलाएंगे उस बैठक में तो वो जरूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर कोई भी बैठक बुलाई जाती है तो उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। और यही चीज़ 12 तारीख को जो बैठक हुई है उसमें दिखाई दिया है। उस बैठक में जेडीयू के नेता तो पहुंचे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बैठक से दूरी बना ली, जबकि वो बैठक पटना में ही हो रही थी। तो जाहिर सी बात है इस समय एनडीए के अंदर जो टकराव चल रहा था, जो उसका लगातार खबरें आ रही हैं, वो टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। यानी यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर जो खींचतान मची हुई थी वो खींचतान अभी भी जारी है, और अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि वक्फ कानून बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि बीजेपी अब नीतीश कुमार को सीएम फेस से सीएम जो दावेदारी पेश कर रहे थे नीतीश कुमार लगातार, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों पोस्टर भी जारी किए गए थे, ये कहा गया जिसमें लिखा था कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। जबकि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ गए थे उस दौरान उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया था कि अब जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर घोषित किया जाएगा। यानी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो अब सीएम तेजस्वी यादव होंगे, हम सीएम नहीं रहेंगे, ऐसा ऐलान किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बार फिर उनका जब समय आया, उन्हें लगा, ऐसा कहा जाता है कि सीएम के लिए ही, सीएम की कुर्सी के लिए ही जनवरी 2024 में एक बार फिर से उन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया था, और इसी चीज का दबाव वो लगातार बना भी रहे थे। यानी सीएम की कुर्सी इतनी प्यारी है नीतीश कुमार को, ऐसा कहा जाता है, और सीएम की कुर्सी जब उन्हें जाती हुई दिखाई दे रही है तो अब एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, और बाकायदा पोस्टर जारी करके ये बताया जा रहा है कि ये चुनाव अगर नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो सीएम भी नीतीश को ही बनाना चाहिए और इस बात की घोषणा कीजिए। जबकि बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ये चुनाव लड़ना चाहती है, बिल्कुल उसी तरह से ही
एकनाथ शिंदे का जैसे वहां पर एक सहारा लिया गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर अच्छी खासी वोट हासिल किया गया, लेकिन आखिर में जब सीएम बनाने की बारी आई तो एकनाथ शिंदे को पूरी तरह किनारे कर दिया गया। यहां तक कि उनके गृह मंत्रालय वाले जो उन्होंने शर्त रखी वो तक नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये सारी चीजें जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जिस तरह से बीजेपी का रवैया देखा, उसके बाद से लगातार ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी पर दबाव बना रही है। लेकिन दिसंबर से लेकर अब अप्रैल आ चुका है, अभी तक बीजेपी अपनी ही बात पर अड़ी हुई है, किसी भी तरह से कोई क्लैरिटी बीजेपी की तरफ से नहीं दी जा रही है। और जब नीतीश कुमार अपने पर अड़े हुए दिखाई दिए तो ये वक्फ कानून लाकर बीजेपी ने जो नीतीश कुमार है उनके कोर वोट बैंक पर ही हमला कर दिया। और अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के अंदर ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि उनके हाथ से वो कोर वोटर भी जा चुका है। ऐसे में अब कैसे नीतीश कुमार, ये जो उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि महागठबंधन के दरवाजे भी अब उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए और कह सकते हैं कि ये दलित समुदाय और जो तमाम दल हैं जो आबादी हैं उनके लिए इनकी जरूरत थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार घेर रही है, क्या कहते हैं, इधर तेजस्वी यादव लगातार उन पर हमलावर हैं। ये सारी चीजें लगातार यहां पर बता रही हूं। और अब मुस्लिम वोट बैंक, जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए और दलित आबादी के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने साथ लेना चाहता था महागठबंधन, अब वो वोट बैंक अपने आप ही महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि जो कहा जाता है कि पहले जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरी तरह से आरजेडी का कोर वोटर था, लेकिन जब जेडीयू धीरे धीरे मजबूत हुई तो उस मजबूत मतलब उधर शिफ्ट होता चला गया। और अब ये हालात थे कि कहीं ना कहीं बट गया था मुस्लिम वोट, और अब उसी मुस्लिम वोट को एक साथ लाने के लिए ही कहीं ना कहीं आरजेडी चाहती थी कि एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हाथ मिला ले। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को लटकाए रखा और फिर उसके बाद वक्फ कानून जिस तरह से लाया गया, उससे अब मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह अपने आप आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यही वजह रही कि जब इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सारे मुस्लिम संगठन पहुंचे और नीतीश कुमार की पार्टी से चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली, उसी दिन लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि अब अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो नीतीश कुमार अगर आते, मतलब एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके बाद से नीतीश कुमार परेशान है। और इधर बीजेपी की तरफ से भी एक रिटायरमेंट प्लान अभी हाल ही में दिया गया। अश्विनी चौबे को हम सुनते हैं क्या कुछ कहा था उन्होंने, उसके बाद इस पर कैसे बवाल मचा है, क्यों नीतीश कुमार ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद फिर एनडीए की बैठक से उन्होंने दूरी बनाई। ये सारी कड़ियां भी जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन पहले हम अश्विनी चौबे को सुनेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा था। हाँ, नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी। तो अभी हम अश्विनी चौबे को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को। अब यहां पर कुछ लोगों ने यह भी दावे किए कि नीतीश कुमार जो नाराज है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अंदर खाने अब बीजेपी एक तरह से रिटायरमेंट प्लान दे रही है और उन्हें पूरी तरह से कह रही है कि अब आप बिहार की राजनीति छोड़ दीजिए, हट जाइए और सीएम पद पर जो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं इस दावेदारी को भूल जाइए। लेकिन इस पर जेडीयू ने, जिस तरह से बीजेपी जो प्लान कर रही थी उसे जेडीयू ने भापा और जेडीयू की तरफ से तुरंत बयान आ गया, जेडीयू के नेता की तरफ से, कि अभी हाल ही में अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी इसके बाद से खींचतान मच गई और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि यही एक बड़ी वजह भी है कि नीतीश कुमार ने एनडीए की एक बैठक से दूरी बना ली। क्या जानकारी आपके पास अविनाश? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार लटकाए हुए है, आप ये देखिएगा जनवरी से जब लालू यादव ने और नीतीश कुमार को अपने साथ आने का ऑफर दिया था, उसके बाद ही जो बिहार बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अपने बयानों से यू टर्न लिया था। उससे पहले तो बिहार बीजेपी के नेता ही सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया, उस समय भी लालू यादव ने यह नहीं कहा था कि चुनाव में नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि आएँ और साथ में काम करें, सिर्फ महागठबंधन में आने के लिए दरवाजे खोले थे। और ये कहा जा रहा था कि यदि लालू यादव सीएम पद की पेशकश भी कर देते तो शायद नीतीश कुमार पलटी भी मार जाते, लेकिन क्योंकि सिर्फ जो चुनाव तक
2025 तक लालू यादव का उनका न्योता था कि भाई तब तक आप काम कीजिएगा और चुनाव के बाद जो कमान है वो तेजस्वी यादव को सौंप दीजिएगा। तो इसी के चलते नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पाए थे, क्योंकि नीतीश कुमार के टारगेट पर सीधा सीधा सीएम पद था, और सीएम पद को लेकर यदि वो एनडीए छोड़ रहे हैं और महागठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन में भी उनको सीएम पद नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को तो अपना फायदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए वो उस समय, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये क्लियर नहीं हो रहा था तब तक भी कि भाई बीजेपी सीएम पद पर दावेदारी करेगी कि जेडीयू को देगी, तो इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने हुए थे। लेकिन अब अप्रैल आ गया है और पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव करा दिया जाएगा, विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी बफ संशोधन बिल लेके आई, उसके बाद से ही जेडीयू के अंदर ये तय हो गया कि अब यदि इस समय चुनाव कराया तो फिर इस चुनाव में जो बीजेपी को भले ही थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन जेडीयू को नुकसान होना है। जो पिछली बार 40-42 सीटें उनको मिल गई थी, इस बार वो आधी सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए जो जल्दी चुनाव विधानसभा भंग करने का जो प्लान तैयार किया गया था, पहले तो बीजेपी इसको लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में जब अप्रैल की बात आई तो बीजेपी भी तैयार हो गई कि भाई अप्रैल में विधानसभा भंग कर लेते हैं और उसके बाद मई जून में चुनाव हो जाता है। लेकिन बफ संशोधन बिल जैसे ही पेश किया गया है और जो जैसे ही वो कानून बना है, उसके बाद से अब जेडीयू को यह चिंता हो रही है कि चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टाला जाए। यानी अब चुनाव जो नवंबर में जो अपना तय समय है वो उसी समय अब चुनाव होगा, ये तो अब क्लियर हो चुका है। दूसरी बात जो आप बोल रही हैं कि बीजेपी की जो जिस तरीके से रणनीति है, वो नीतीश कुमार भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसीलिए अब वो अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। आप देखिए बिहार में जो योजनाओं के पोस्टर जो जारी हो रहे हैं, सरकारी पोस्टर हैं, उन पोस्टरों में प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं है। जेडीयू की तरफ से भी जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनमें सिर्फ नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के नेता गायब दिखाई दे रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे थे अब उनमें नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से भी सब चीज़ उल्टी पुल्टी हो गई है। और वही हालत जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे चिराग पासवान है, उनकी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए जाते हैं उनमें प्रधानमंत्री का फोटो तो होता है, लेकिन नीतीश कुमार का फोटो गायब होता है। चिराग पासवान के भी अभी पिछले कुछ दिनों बयान आए थे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, तो उन्होंने जो तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए थे उनका समर्थन किया था और ये भी कह दिया था कि भाई लालू परिवार यादव से हमारे काफ़ी करीबी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और उनके पिताजी जो रामविलास पासवान थे उनके समय से ही ये संबंध बने हुए हैं। और बोले आज भी हम हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, सिर्फ कुछ मतभेद हैं जो राजनीतिक मतभेद हैं। और राजनीतिक मतभेद तो आप जानती हैं कि राजनीतिक मतभेद तो एक तरीके से सत्ता के लिए होते हैं, कभी भी कोई पार्टी पलट जाती है। कि जिस तरीके से चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं, आजकल तो वो बीजेपी से भी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बफ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन तो कर दिया, लेकिन आप आगे बढ़कर वो उसका बचाव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यदि पत्रकार वार्ता में कोई सवाल कर दिया जाता है तो उनकी पूरी कोशिश होती है उस सवाल को किनारे कर दिया जाए और आगे बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान हो चाहे जेडीयू हो, इस चीज़ को तो समझ रहे हैं कि बफ संशोधन बिल जो आया है उससे बीजेपी ने उनको फंसा दिया है कि भाई क्योंकि सरकार में शामिल थे, अगर सरकार में शामिल नहीं होते तो जाहिर सी बात है ये पार्टियां कभी भी बफ संशोधन बिल का समर्थन नहीं करती। अब उनको ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई जब बफ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद अब अगर बीजेपी से अलग हटके भी लड़ेंगे ना चुनाव तो भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और यदि वो महागठबंधन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है अब महागठबंधन को उतनी जरूरत भी नहीं बची है। नीतीश कुमार और महागठबंधन को ये पता है कि अब जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो बंटवारा नहीं होना है। पहले ये लग रहा था कि 5% वोट 4% वोट नीतीश कुमार के साथ जा सकता है, और खासतौर पर उन सीटों पर जहाँ जेडीयू का कैंडिडेट है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि जेडीयू यदि अपना मुस्लिम कैंडिडेट भी दे देता है तब भी उसको मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा। और इसीलिए लालू यादव ने अब नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और यही चिंता नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है कि अगर एनडीए की तरफ से जिस तरीके से सीएम पद का उम्मीदवार को लटकाया जा रहा है, अगर यही स्थिति बनी रहती है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि जो पहले से जो सीटें लड़ी जा रही थी, लड़ते रहे जो पार्टियां, उनमें से करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी से बदलना चाहती है। यानी जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो सीट वो हार सकती है, यानी कि एनडीए जहां कमजोर है वो सीट वो नीतीश कुमार को देना चाहती है, और जहां एनडीए मजबूत है बीजेपी वो सीट खुद अपने आप कब्जे में लेना चाहती है। कोशिश ये हो रही है कि 2020 में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट था उसको थोड़ा और ऊपर कर लिया जाए और नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट था उसको और खराब कर दिया जाए। यानी नीतीश कुमार खुद ही चुनाव के बाद नतीजा आने के बाद कह दें कि भाई सत्ता आप ही संभाल लीजिए, अगर बहुमत मिल जाता है तो बीजेपी के सामने वो खुद ही सरेंडर कर जाएं कि भाई हमको तो 20-22 सीटें मिली हैं और आपकी सीटें 80-90-85 जो भी कुछ आ गई हैं तो आप ही अपना सीएम बना लीजिए। बीजेपी यही कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं, और इसीलिए वो बीजेपी से भी अब दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यानी साफ है कि बीजेपी ने जो ये वक्फ कानून लेकर आई है, बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह है वो ये नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव बना रहे थे, लगातार उनकी पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि सीएम फेस के लिए उनके नाम के ऐलान किया जाए। खुद उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आए। पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहे जब जेपी नड्डा बिहार आए थे और उनकी मुलाकात होने वाली थी नीतीश कुमार की, तो उधर नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात का समय था, इधर यहां पर निशांत कुमार इस तरह के बयान दे रहे थे कि अब समय आ गया है, ऐलान कर देना चाहिए। यानी पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बड़े भाई की भूमिका में भी नीतीश कुमार खुद की पार्टी को रखना चाहते थे। यानी इस तरह का दबाव बना रहे थे नीतीश कुमार की ज्यादा सीटें इस बार जेडीयू को मिलनी चाहिए और एक अच्छा खासा हिस्सा जेडीयू को देने के बाद जो सीटें बचती हैं उसमें बीजेपी अपने पास भी रखे और जो दूसरे सहयोगी दल हैं जैसे चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सभी को वहां उन सीट्स में से बांट दी जाए। लेकिन जब बीजेपी ने इस चीज को भांपा और कहीं ना कहीं लालू यादव की तरफ से लगातार ऑफर जब आने लगा नीतीश कुमार को, तो इसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में और ज्यादा बदलाव किया और अचानक ही बिल्कुल बजट सत्र खत्म होने से 2 से 3 दिन पहले अमित शाह ने ऐलान किया कि इसी सत्र में ही पेश किया जाएगा। और सिर्फ उस वक्त भी चर्चाएं इस तरह की थी कि सिर्फ पेश किया जाएगा, शायद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसे पारित ना कराया जाए क्योंकि जानती है बीजेपी की बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी तो चाहती थी कि नुकसान हो क्योंकि वो हिंदुओं की ही राजनीति करती आई है और इससे उसको फायदा मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान होगा, चिराग पासवान को नुकसान होगा। और ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बना रही थी बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट्स के लिए। चिराग पासवान की तरफ से भी इस तरह के तमाम बयान आए थे अविनाश जी। और यही नहीं, लगातार जो चिराग पासवान पिछले दिनों मुखर होते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो वक्फ कानून का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, इस तरह के तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान की राय भी थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी। धार्मिक राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर भी चिराग पासवान के जो बयान आते रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि बीजेपी की विचारधारा से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। यही नहीं, ये भी दावे किए जाते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को मजबूत रखना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें केंद्र की राजनीति से फ्री करके बिहार में उन्हें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर रहे थे चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, और इन दोनों ही पार्टियों का मजबूत वोट बैंक अगर कोई है तो वो मुस्लिम समुदाय है, और बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले ये बिल लाकर, ये कानून बनाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी और ज्यादा मुसीबत में इस वक्त जेडीयू नजर आ रही है। और उसी का असर ये दिखाई दे रहा है कि आनंद फानन में नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनकी बैठक बुलाई, उसमें चर्चा हुई, आगे की रणनीति पर बात हुई। हालांकि खुलकर निकलकर नहीं आ रहा है कि क्या रणनीति बनाई गई है, लेकिन जानकारों का दावा यही है कि मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए कोई बड़ी योजना नीतीश कुमार जल्द ही लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा एक और टेंशन अब एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है और वो टेंशन दी जा रही है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से। दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने एक बार फिर 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है और साथ ही एक सीट पर तो अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। यानी एनडीए के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बगावत देखने को मिल रही है। तो क्या अपडेट है जीतन राम मांझी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है, क्या रणनीति के तहत जीतन राम मांझी काम कर रहे हैं और इसका क्या असर देखने को मिलेगा एनडीए बिहार पर, क्या जानकारी अविनाश? हाँ, सबसे बड़ी बात तो वही चल रही है, जो बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारा उसको लेकर लगातार एक तरीके से खींचतान मची हुई है। बीजेपी और जेडीयू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा हो जाए और जो उनके सहयोगी पार्टियां वो भी चाहती हैं, क्योंकि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके पास जो संसाधन होते हैं सीमित संसाधन होते हैं, तो वो चाहती हैं कि उनके कोटे में जो सीटें हैं वो उनको पहले बता दी जाएँ ताकि वो वहाँ पर अपनी तैयारियाँ शुरू कर दें। और क्योंकि जो बीजेपी की एक आदत रही है कि ये गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा लटकाए रखती है, चुनाव का ऐलान हो जाता है और तब तक ये मान के चलिए जब पहले चरण के चुनाव वोटिंग के लिए जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो खत्म होने वाली होती है, उस समय ये लोग चुनाव एक तरीके से सीट बंटवारे का ऐलान करते हैं। आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी देखा होगा कि जब जो नॉमिनेशन प्रक्रिया थी वो खत्म होने वाली थी, उससे 24 घंटे पहले एक तरीके से सीट बंटवारा हुआ। और मतलब बंटवारा किस तरीके का हुआ ये भी नहीं बताया गया मीडिया के सामने, मतलब एक तरीके से गुपचुप तरीके से बंटवारा कर लिया गया था सीटों का। और वही स्थिति बीजेपी संभवतः इस बार बिहार में भी कर सकती है। तो इसको लेकर जो उनके सहयोगी दल हैं वो डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जीतन राम मांझी तो लगातार शुरुआत से ही इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर उनके 20-22 विधायक होते हैं
तो फिर उनका सरकार पर दबदबा होगा। जब 40 विधायकों को लेकर नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं तो जाहिर सी बात है 20-22 विधायक वाली पार्टी का दबदबा तो आप खुद ही समझ सकती हैं सरकार पर किस तरीके का होगा। और इसीलिए नहीं है जो जीतन राम मांझी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को 40 सीटें मिलनी चाहिए। अब जबकि ये तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी 40 सीटें तो देने वाली नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी को 40 सीटें दी जाती हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि चिराग पासवान की पार्टी को भी उससे ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। 40 से तो कम में फिर चिराग पासवान भी तैयार नहीं होंगे। तो फिर यदि उसके बाद फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी देनी पड़ेंगी सीटें, 15-20 सीटें पर उपेंद्र कुशवाहा भी मांगने लगेंगे। और अगर जेडीयू की 100 सीटें निकल जाएंगी तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 40-50 सीटों पर तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी वहां पर, क्योंकि जब बीजेपी के टारगेट पर ही सीएम पद है तो वो चाहेगी कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो इसी को लेकर जो एनडीए के अंदर एक तरीके से खींचतान मची हुई है। और दूसरी बात आप ये देखिएगा, जीतन राम मांझी ने जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जीतन राम मांझी की पार्टी को जो सीटें दी गई थी वो जेडीयू ने अपने कोटे से दी थी। और अब यदि जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटों पर दबाव बना रहे हैं तो एक तरीके से वो दबाव नीतीश कुमार पर ही पड़ रहा है सीधा सीधा। 40 सीटें तो उन्होंने मांगी हैं, एक सीट जो कसबा सीट थी जिस पर जेडीयू का दावा था, उस सीट पर जीतन राम मांझी ने अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है सीधा सीधा, जबकि अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ है। मतलब बिहार में अभी सिर्फ एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है और वो कैंडिडेट है जीतन राम मांझी। ना तो नीतीश कुमार की पार्टी, जबकि ये कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार अपने बच्चे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अब तक उन्होंने अपने बेटे की किस सीट से वो चुनाव लड़ेगा ये ना तक डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है सीधा सीधा जीतन राम मांझी एनडीए पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा नहीं किया और जो हम सीटें मांग रहे हैं वो सीट हमको नहीं दी। वैसे उनकी डिमांड तो जो आपने बता ही दिया कि 40 सीटों की डिमांड है, और 40 सीटों की डिमांड का मतलब ये है कि जीतन राम मांझी 20 से 25 से कम में मानेंगे नहीं। और अगर बीजेपी नहीं देती है तो जीतन राम मांझी जाहिर सी बात है वो उनका इतिहास जो रहा है नीतीश कुमार से भी ज़्यादा बड़े वो पाला बदलने वाले पलटू राम खिलाड़ी रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं उससे पहले तो जीतन राम मांझी पाला बदल जाते हैं। तो इसलिए जीतन राम मांझी के लिए दरवाजे महागठबंधन में ही खुले हुए हैं, सब तरफ खुले हुए हैं। क्योंकि मालूम है कि बिहार में जो जीतन राम मांझी की जाति है उसका करीब 4% वोट है, और पिछले कुछ चुनाव में ये दिखाई भी दे रहा है कि वो उस वोट का बहुत बड़ा हिस्सा जीतन राम मांझी के साथ में चला भी जाता है। तो इसी को लेकर मांझी लगातार दबाव बना रहे हैं कि जो जितना वोट उनके पास में है उतना ही वोट चिराग पासवान के पास में भी है। तो फिर बीजेपी चिराग पासवान को इतना भाव क्यों दे रही है? हमें उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी चिराग पासवान को मिले। तो अब चिराग पासवान तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोश बने हुए हैं, वो बीजेपी को लेकर ना तो अब ज़्यादा नरम दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार को लेकर तो उनकी जो नाराज़गी पहले से चली आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके के उनके बयान हैं वो बिहार सरकार का कहीं पर भी बचाव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उल्टा इस चीज़ को स्वीकार मान रहे हैं कि बिहार में क्राइम नहीं रुक रहा है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है लेकिन क्राइम रोकने में वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी कैंडिडेटों का ऐलान कर रहे हैं उससे तो साफ दिख रहा है कि या तो क्योंकि जीतन राम मांझी में इतनी ताकत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले खुलकर खड़े हो जाएं, तो ये कहा जा रहा है उनके पीछे कोई ना कोई महाशक्ति जरूर है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बयान आया था कि हमारे पीछे कोई महाशक्ति लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है वही महाशक्ति इस समय जीतन राम मांझी के पीछे भी है। इसीलिए जिस सीट पर नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं उन्हीं सीटों पर दावेदारी जीतन राम मांझी की तरफ से भी हो रही है, और उन्होंने तो अपने एक तरीके कैंडिडेट डिक्लेयर करना भी शुरू कर दिए हैं। इवन जिस सीट पर संतोष सुमन उनके लड़के हैं वो चुनाव लड़ते हैं या उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ती है, उस सीट पर जीतन राम मांझी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है बल्कि दूसरी सीट पर किया है जहां नीतीश कुमार का दावा बन रहा था अब तक। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से बीजेपी की शह पर यह पूरा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार पर जो दबाव बनाने का बीजेपी खेल कर रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और इसमें से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो जेडीयू से ही बाहर निकल के आए हैं, उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं। तो उन्हीं के लोगों से बीजेपी एक तरीके से जो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का खेल कर रही है। और दूसरी बात यह भी आपको बता दें कि जो बीजेपी के जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी बीजेपी के ही हैं, और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं हिंदुत्व समर्थक, उसने एक तरीके से नीतीश कुमार की भी नींद उड़ाकर रखी हुई है।
नीतीश कुमार इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो जिस तरीके के वक्फ को लेकर बयान दे रहा है, उससे ये भी साफ समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी का प्लान था कि संजय झा को पहले जेडीयू में शामिल करवाना और उसके बाद जेडीयू को कमजोर करना, तो वो सारी चीजें इस समय साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है और अगर नीतीश कुमार नहीं संभलते हैं तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला है कि जेडीयू चुनाव तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या इतना कमजोर हो जाएगा कि बीजेपी के सामने घुटने टेक देगा, वही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बीजेपी के सामने अभी ये चुनौती है कि वो चिराग पासवान की शर्त माने या जीतन राम मांझी की माने या फिर नीतीश कुमार की माने, और अगर किसी के एक की भी मानेंगे तो दूसरे वाले बगावत पर उतर आएंगे। यानी बीजेपी बहुत बुरी तरह इस वक्त फंसी हुई है। लेकिन राजनीति के जानकारों का ये भी कहना, और अविनाश जी जैसे कि आपने भी अभी कहा कि जीतन राम मांझी अगर आकर इतनी ज्यादा सीट्स पर दावा ठोक रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको किसी का बहुत ज्यादा समर्थन है और उसी के आधार पर वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर पूरे अगर एनडीए के अंदर अभी देखें तो बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले ये दावा कर दिया था कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो हम विधानसभा चुनाव में नहीं होने देंगे। यानी जिस तरह से सीटें उस वक्त बीजेपी ने उन्हें दे दी और वो उन्होंने मान ली, ये अब बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। चिराग पासवान का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि इस बार ज्यादा सीट्स चाहिए। जीतन राम मांझी लगातार ये बात कह ही रहे थे कि 40 सीटों पर हमारे विधायक चाहते हैं कि 40 सीटें दी जाएं, लेकिन हम बात करेंगे तो 20 में शायद मान जाए हमारे विधायक, यानी 20 तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है और नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि इस बार उन्हें बड़े भाई की भूमिका में रहना है। वहीं पशुपति पारस अब पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। हाल ही में वक्फ कानून आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टी इस कानून का समर्थन करेगी वो टूट जाएगी, यानी उनकी नाराजगी अलग दिखाई दे रही है। तो एनडीए में हर तरह से बिखराव दिखाई दे रहा है, क्योंकि पशुपति पारस का जिक्र यहां इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अभी तक उन्होंने महागठबंधन का हाथ नहीं थामा है, वो है अभी एनडीए का ही हिस्सा, लेकिन एनडीए के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं। यानी अभी भी वो इस कोशिश में है कि शायद बीजेपी उनकी जो शर्तें हैं उन्हें मान लेगी। पशुपति पारस चिराग पासवान से ज्यादा तवज्जो चाहते हैं, ज्यादा सीट्स चाहते हैं, जो कि उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं दी गई थी। उन्हें एक भी सीट, जो भी सीट वो मांग रहे थे उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी और इसी के चलते वो नाराज हुए थे। हालांकि उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे में यह कहा गया कि शायद उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव तक मनाकर रखा गया, उन्हें यह कहा गया या उन्हें समझाया गया कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आपका सम्मान रखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पशुपति पारस को बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो सम्मान मिलता नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो समय समय पर बार बार अपने बयानों के चलते अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने अभी पशुपति पारस भी एक चुनौती बनते दिख रहे हैं। अगर बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया तो पशुपति पारस भी आखिरी समय पर कोई एक्शन ले सकते हैं। वहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया है, 40 सीटों पर उन्होंने एक बार फिर दावा ठोक दिया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआत जीतन राम मांझी ने की है, इसके बाद धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा के, चिराग पासवान के और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके भी बयान आने शुरू हो जाएंगे और उनकी तरफ से भी सीटों का दबाव बनाया जाएगा। अब नीतीश कुमार के खिलाफ ये रणनीति है या एनडीए के अंदर बगावत है, बीजेपी के खिलाफ ये रणनीति है, इस पर ही सभी की निगाहें बनी हुई हैं और ये दिलचस्प होती जा रही है। बिहार की राजनीति इस वक्त एनडीए के अंदर घमासान है, वहीं इंडिया गठबंधन में कोई भी घमासान देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही शांति से वहां पर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य के साथ वो लोग चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी लगातार कुछ ही महीनों के अंदर लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं और अभी एक बार फिर पहुंचे थे। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दूसरे नेता भी लगातार बिहार दौरे पर हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जिस तरह से बातचीत चल रही है, यानी वो पूरी तरह से फोकस में और इधर एनडीए के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि बीजेपी के लिए टेंशन तो है और ज्यादा टेंशन इस वक्त नीतीश कुमार के लिए, और यही वजह रही कि वो अब एक बार फिर से एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। और ऐसे ही जब एक बार फिर बैठक बुलाई गई, जिस तरह से बिहार में वक्फ कानून को लेकर बवाल मच गया है, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भी कर रही है। और पिछले दिनों लगातार, एक बार पहले जब सौगाते मोदी लाया गया तब भी ये माना गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में ये फैसला लिया है बीजेपी ने, क्योंकि नीतीश कुमार मुस्लिमों को साधने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी तरह अभी हाल ही में एक और फैसला लिया गया
गया था, यानी बीजेपी पर दबाव भी सहयोगियों की तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी बीजेपी ने एक टीम गठित की थी अपने नेताओं की और वो जाकर वक्फ कानून के फायदे गिनाएंगे। कहा जा रहा है कि जो ये सारे सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या नीतीश कुमार हो या आरएलडी हो, ये सभी सहयोगी दल कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि कैसे वो मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इसके कानून के फायदे गिनाए। लेकिन बीजेपी अंदर खाने बीजेपी ये चाहती नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीजेपी की जो रणनीति थी, बीजेपी की जो साजिश थी, वो खुलकर अब सामने आ गई है। बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना चाहती थी और नीतीश कुमार और जो ये तमाम दूसरे दल हैं जिनका मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है, जिसके आधार पर वो बीजेपी पर दबाव बनाते हैं, उस दबाव को कमजोर करने के चलते एक रणनीति बनाई, एक साजिश के तहत ये वक्फ कानून ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लाया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 17 से 18% वहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी है और जिसमें से कुछ सीट्स, लगभग 20 सीट्स ऐसी हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समुदाय है। और उसी के चलते चिराग पासवान से लेकर तमाम जो सहयोगी दल हैं या नीतीश कुमार ये बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि जो पुराने नतीजे रहे हैं, नीतीश कुमार को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है मुस्लिम समुदाय का और उसी वोट बैंक को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने ये रणनीति साजिश रची एक तरह से, और इसी का असर अब देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि 2020 से ही बीजेपी नीतीश कुमार को लगातार कमजोर कर रही है। बीजेपी के हर मतलब जो भी फैसले हुए हैं वो फैसले बीजेपी को फायदा करें या ना करें, लेकिन जेडीयू को नुकसान करने वाले जरूर वो फैसले हुए हैं। और उसके बाद से ही आप देखिएगा कि जो जेडीयू का ग्राफ है वो हर चुनाव में नीचे लगातार आता जा रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव उसके बाद हुए हों, चाहे विधानसभा चुनाव हुए हों या दूसरे जो भी चुनाव हुए हों, उसमें जो जेडीयू लगातार कमजोर हुई है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून को, वक्फ बिल को लाया गया और उसको लागू किया गया, क्योंकि शुरुआत में तो यही कहा जा रहा था कि सिर्फ इस जो विधेयक है इसको सिर्फ संसद में पेश किया जाएगा और इसीलिए लगातार इसको लटकाया जा रहा था कि अंतिम समय पर जब संसद की कार्यवाही खत्म होने वाली होगी तो उस समय इसको पेश कर दिया जाएगा और बाद में इसको शीतकालीन सत्र जो अमूमन नवंबर के लास्ट में शुरू होता है उस समय इस विधेयक को पास कराया जाएगा, क्योंकि उस समय तक बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा और क्योंकि विधेयक को पेश करने के बाद नीतीश कुमार ये कह सकेंगे कि भाई हमने इस विधेयक को पास नहीं होने दिया है, तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार उठा ले जाएंगे और उनको जो वोट मिलता रहा है उसमें थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसका फायदा एनडीए को मिल जाएगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में नीतीश कुमार और जेडीयू मजबूत हों, क्योंकि जितना मजबूत वो होंगे उतना ही बीजेपी के लिए सीएम पद की कुर्सी उनके हाथ से दूर होती चली जाएगी। बीजेपी के नेता ये भी अब एक तरीके से मान के चल रहे हैं कि अगर महागठबंधन जीत भी जाता है तो जाहिर सी बात है फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और 5 साल में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो भी सिकुड़ जाएगा। 5 साल बाद अगर सीएम पद मिल रहा है तो बीजेपी 5 साल इंतजार करने को भी तैयार है। उन बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि जब 20 साल इंतजार कर लिया तो 5 साल का इंतजार और हो जाएगा। लेकिन यदि आमने सामने की लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है फिर तो 5 साल में यदि जेडीयू के सीधा सीधा है कि अगर जेडीयू के पास में सत्ता नहीं रहती है तो 5 साल नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 5 साल का समय बहुत होता है एक क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी और कहीं ज़्यादा मजबूत है नहीं है। अगर यहाँ की सत्ता से भी बाहर हो जाती है, बिहार की सत्ता से, तो फिर बीजेपी के पास में 5 साल बाद सीएम पद हासिल करने का एक मौका रहेगा। लेकिन अगर जेडीयू मजबूत रहती है और उसके बाद भले ही एनडीए की सरकार आ जाए तो सीएम पद तो एक तरीके से जेडीयू का ही दावा बनेगा। नहीं तो नीतीश कुमार तो कह देंगे भैया अगर तुम हमको सीएम नहीं बना रहे हो तो हम महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं और हमें सीएम पद का ऑफर वहां से भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे उधर जाते ही सरकार भी उधर बन जाएगी। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि जो नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और इसीलिए वक्फ कानून सबसे पहले तो लाया गया। जेडीयू के नेता तो यही समझते रहे कि भाई सिर्फ पेश किया जाएगा, पास नहीं कराया जाएगा, लेकिन तुरंत ही सिर्फ 2 दिन की कार्रवाई में, मतलब आप ये देखिएगा भारत के इतिहास में किसी कानून को पास कराने के लिए सुबह 4 बजे तक राज्यसभा नहीं चलाई गई है। लेकिन बीजेपी को कानून पास कराना था वक्फ बिल कि भाई वो सीधा सीधा आदेश था कि भाई आज ही वोटिंग होनी है और पास कराया जाना है, और रात भर से एक तरीके से आपने राज्यसभा को चलाया और उस कानून को, उस बिल को पास कराया और तुरंत ही, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचेगा तो वो ज़्यादा समय तक के केंद्र सरकार के बिल को राष्ट्रपति नहीं रोकते हैं, तो तुरंत ये तो तय था कि राष्ट्रपति उस पर तुरंत मोहर लगा देंगे और सरकार उसको जल्दी से जल्दी लागू भी कर देगी। सरकार भी नहीं चाहती कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो और
और सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति के आदेश दे दे तो मालूम पड़ा कि बिल ही लागू नहीं हो पाया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही इस विधेयक को सरकार की तरफ से लागू किया जाना था, और वो सरकार की तरफ से तुरंत ही जैसी राष्ट्रपति की मोहर लगी और तुरंत दो दिन बाद ही वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और 8 तारीख से ये जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी उस रणनीति में अभी तक कामयाब होती दिखाई दे रही है, और नीतीश कुमार को इसी बात की चिंता सता रही है कि किस तरीके से बीजेपी के इस जाल से बाहर निकला जाए। क्योंकि बीजेपी लगातार अपने सहयोगियों के सहारे हो चाहे अपने नेताओं के सहारे हो, लगातार नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमले कर रही है, और जेडीयू के नेता उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई केंद्र में जब तक नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक उनको चंद्रबाबू नायडू का साथ नहीं मिलेगा, तब तक वो एक तरीके से केंद्र सरकार को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और बिहार में तो जाहिर सी बात है कि खाली 42-43 विधायक हैं, तो नीतीश कुमार अकेले वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीएम उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। जो पार्टी किसी समय 20 साल तक पहले और दूसरे नंबर की पार्टी होती थी, वो अब तीसरे नंबर की बन गई है। यानी बीजेपी एक तरीके से अपने रणनीति में कामयाब होती दिख रही है, और नीतीश कुमार बहुत बुरी तरीके से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से वक्फ कानून आने के बाद जो लग रहा था कि एक बार फिर माहौल बिगड़ सकता है, शांतिपूर्ण जो माहौल चलना चाहिए उसमें दुविधा पैदा हो सकती है, जिस तरह से ये दावे किए जा रहे थे, और ऐसा दिख भी रहा है। लगभग हर राज्य से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि विवाद खड़ा हुआ है। कल हनुमान जयंती के मौके पर भी मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों पर इस तरह के दावे जो जिस तरह से किए जा रहे थे कि अब वक्फ कानून आने के बाद माहौल बिगड़ने की उम्मीद थी, और वैसा ही देखने को मिला हनुमान जयंती वाले दिन। उसको लेकर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका एक बयान आया। पहले वो सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, कैसे उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज के बारे में जिस तरह से उन्होंने दावे किए हैं उस पर तो बात होगी, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनेंगे। लेकिन जिस तरह से ये लगातार कई जगहों से जो तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी की एक तरह से रणनीति थी कि ये हिंदू मुस्लिम को लेकर जो राजनीति करती है बीजेपी, जैसे कि राहुल गांधी ज्यादातर आरोप लगाते हैं कि नफरत की राजनीति करती है, देश को बांटने की राजनीति करती है, वही चीज अब देखने को भी मिल रही है। मतलब बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ इस कानून को लेकर आई है, जैसा आरोप है, मतलब कांग्रेस की तरफ से या तमाम दूसरे विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस बिल के पीछे का जो मकसद है, इस कानून के पीछे का मकसद यही है कि कैसे दो धर्मों के बीच में बंटवारा किया जाए। आरोप ये भी है कि ये जो जमीन है इसको लेकर वो अपने मित्रों को दे देगी। इस तरह के गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा धारावी को लेकर महाराष्ट्र में जो धारावी वाला मामला चल रहा है उसको लेकर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, और ये आरोप सही साबित हुए। यानी कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जो भी आरोप अभी तक लगाए गए हैं बीजेपी पर, वो आरोप लगभग अभी तक सारे सही साबित होते आए हैं। ऐसे में जो ये दावे किए जा रहे थे कि वक्फ कानून अगर बनेगा तो उसके बाद देश के जो शांतिपूर्ण माहौल है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसमें कहीं ना कहीं शांति पर हमला होगा, इस तरह से मतलब दावे जो हो रहे थे उसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। पहले वक्फ कानून का जो विरोध हो रहा है पूरे देश भर में, मुस्लिम संगठन जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, हालांकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यानी इससे एक तरह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से उनको जो रोकने की कोशिश की जा रही है उससे माहौल खराब होने की, तनावपूर्ण होने की उम्मीद है। लेकिन हनुमान जयंती के दिन जिस तरह की तस्वीरें आई मध्य प्रदेश से, उसको लेकर और दूसरे राज्यों की से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ये सब को लेकर अब केंद्र सरकार पर सौरभ भारद्वाज हमलावर हुए। क्या कुछ बोले हैं पहले सुनते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, देश में धर्म के नाम पे तनाव बढ़ा है, धर्म को लेके हत्याएं बढ़ी हैं, दंगे की घटनाएं बढ़ी हैं, दिन रात नफरत का एजेंडा जो है देश के अंदर चलाया जा रहा है। तो यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, वही हो रहा है। तो अभी सौरभ भारद्वाज को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी चाहती थी वही हो रहा है, और जब से देश में मोदी सरकार आई है, केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और वो बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें उसे कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। वक्फ कानून लागू होने के तुरंत बाद एक मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। क्या कुछ जानकारी
जानकारी है आपके पास अविनाश जी? हाँ, जो वक्फ कानून जिस दिन से लागू हुआ है उसके बाद से ही जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ से जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं उनके सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मतलब जहाँ जहाँ भी जो जिस संपत्ति पर वक्फ का कब्जा है उसके कागज वगैरह की पड़ताल शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है, जो वक्फ का कानून को लेकर जो सबसे बड़े सवाल हो रहे थे वो यही हो रहे थे कि भाई यदि कोई प्रॉपर्टी 400 या 500 साल पुरानी वक्फ के पास में है तो उसके कागज उसके पास कहाँ से आएंगे, उसके तो कोई कागज है ही नहीं है। तो ये कई सवाल तो शुरुआत से उठ रहे हैं। और उसी तो तरीके से लेकर जो मध्य प्रदेश में जो पन्ना का मामला भी सामने आया है उसमें शिकायतकर्ता कौन है? उसमें शिकायतकर्ता हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, जो सांसद भी बीजेपी के हैं। उन्होंने शिकायत की कि ये मदरसा जो है वो अवैध मदरसा है। तो और उसके तुरंत बाद ही प्रशासन की तरफ से उस मदरसे को नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए कि आपने जो मदरसा बना रखा है ये वैध है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यदि इससे पहले अगर जो कानून नहीं बना था तो ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता। लेकिन अब क्योंकि भाई उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होंगे, नहीं थे, तो उसके बाद दूसरी बात यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें यह है कि आप नोटिस भेजेंगे और नोटिस के 15 दिन का मौका मिलता है सुनवाई के लिए। तो जाहिर सी बात है, आज 13 तारीख है, 8 तारीख को ये कानून लागू होता है, अभी 4-5 दिन हुए हैं। मतलब 4 दिन के अंदर ही कानून लागू होता है और तुरंत ही डाक से वहाँ नोटिस भी पहुँच जाता है और कार्रवाई भी शुरू हो जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई। मतलब इतना तेज़ी से काम चल रहा है कि मतलब 4 दिन के अंदर एक मदरसे को आप अवैध घोषित कर देते हैं और उस पर बुलडोजर भी चल जाता है। और जब इसको लेकर सरकार से सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमने तो सिर्फ नोटिस दिया था, बुलडोजर लगा चला के तो उन्होंने खुद ही तोड़ लिया। अब मतलब एक तरीके से आप बुलडोजर की कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिसका मदरसा जो भी उसके संचालक हैं उन पर यह प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि नोटिस के बाद 15 दिन की सुनवाई होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, संबंधित पक्ष कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कोर्ट जाने का मौका भी ना मिला हो, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो आप देख रहे हैं कि लगातार छुट्टियाँ ही चल रही हैं और उसी दौरान ही नोटिस जाता है और उसी दौरान ही कार्रवाई भी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का डर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं या मदरसे हैं या दरगाह मस्जिद जो भी हैं मुस्लिम समाज की संपत्तियां हैं उन पर इस तरीके की कार्रवाइयां हो सकती हैं। और वो नज़ारा दिखाई भी देने लगा है कि जिस तरीके से मदरसे पर बुलडोजर चला है और जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों के अब सर्वे कराए जाना शुरू कर दिए गए हैं, उसके बाद तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके की आगे भी कई घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर कई उद्योगपतियों की भी नज़र है, तो ये भी माना जा सकता है कि जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको वक्फ से छीनकर बाद में मालूम पड़ता है कि किसी उद्योगपति को सौंपी भी जा सकती है। जिस तरीके से जो धारावी वाला मामला बता रही है कि धारावी में जो वहाँ की जो झुग्गी बस्तियां थी उनको हटाकर अब वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और जो उस बस्ती में जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रहते थे, जिनका मकान था और जो ग्राउंड फ्लोर पर जो मालिक थे, उनको तो उस बिल्डिंग में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो एक किसी फ्लोर पर उनको बसा दिया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर जो लोग रहते थे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो लोग वहाँ रह भी रहे थे उनको कूड़े के ढेर पर बसाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो संपत्तियाँ हैं, ये तो एक झुग्गी बस्ती वाला मामला था, लेकिन जहाँ वक्फ की संपत्तियाँ हैं, ये कहा जाता है वक्फ के पास काफ़ी संपत्ति है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो दान करते हैं उस दान से ही उनकी संपत्तियाँ बढ़ी हैं और उसी से वक्फ का सारा काम चलता है। चाहे मदरसे की शिक्षा का मामला हो या बाकी के जो भी काम होते हैं उसी दान की संपत्ति से होते हैं, उससे जो किराया वगैरह आता है उससे होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई शुरू की है तो उस तरीके से तो ये लग रहा है कि उनका जो भी रेवेन्यू है, जो भी पैसा वक्फ के पास आता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो उनको कोर्ट की कार्रवाई में ही खर्च करना है, वकीलों की फीस पर ही खर्च करना पड़ेगा। बाकी का तो संभवतः जो उनकी संपत्ति है उसमें से आधे से ज़्यादा संपत्ति धीरे धीरे करके सरकार कब्जे में ले लेगी, क्योंकि जो मामला जो है, जो पुरानी संपत्तियाँ हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वक्फ जो जिनका एक समिति बनेगी वो वहाँ से कैसे वो जो पुराने कागज लेके आएगी, क्योंकि वो उसके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही नहीं। अब तक तो यह था कि वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाता था और उसमें यही कहा जाता था कि यदि वक्फ ने दावा किया है किसी संपत्ति पर और उस पर कोई दूसरा दावेदार है तो वो दूसरा दावेदार ये साबित करेगा कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है। यदि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आता है तो तब तो फैसला उसके फेवर में चला जाएगा, नहीं तो वो संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। लेकिन अब यह मामला उल्टा हो गया है। अब यदि कोई दूसरा उस पर वक्फ की संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है
तो वक्फ को यह बताना पड़ेगा कि भाई ये संपत्ति हमारी है और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये संपत्ति 800 साल या 700 साल पुराने से वक्फ की संपत्ति बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है वक्फ के पास उसके कागज तो होंगे ही नहीं। तो जब कागज ही नहीं होंगे तो जिसने भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो ये मान के चलिएगा संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो ये जो सबसे बड़ा जो खतरा जो दिखाई दे रहा था वो अब सामने भी आ रहा है। जिस तरीके से पन्ना में कार्रवाई हुई है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत के 4 दिन बाद ही उस पर जिस तरीके से बुलडोजर चलता है उससे तो साफ दिख रहा है कि इस तरीके की और भी शिकायतें होंगी और जहां बीजेपी की खासतौर पर सरकार है वहां इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार होती हुई दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, यानी जिस तरह का कहा जा रहा था कि वक्फ कानून आने के बाद से सिर्फ एक खास समुदाय और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा, वो ही चीज दिखने भी लगी है। क्योंकि कानून बनने के तुरंत बाद इस तरह के बीजेपी शासित राज्यों से ही खबरें आ रही हैं कि कैसे कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई में कितना जल्दबाजी की जा रही है ये भी देखने को मिल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बाकायदा आपको नोटिस चिपकाने के बाद भी समय देना है सामने वाले को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया और बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यानी देश में धर्म के नाम पर एक तरह से विवाद पैदा करने की जो कोशिश के जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं उन आरोपों पर कहीं ना कहीं वो साबित होते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं उसी तरह अब ये इसी कड़ी में यानी कह सकते हैं कि दो समुदायों के बीच में कैसे नफरत फैलानी है उसी काम पर ये कह सकते हैं कि रामदेव भी लग गए हैं। लगातार वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक समुदाय विशेष पर निशाना साध रहे हैं, उसकी कंपनी पर निशाना साध रहे हैं। पतंजलि की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे जो शरबत आता है, कंपनी का नाम वो भले ही खुलकर नहीं ले रहे हैं लेकिन जानकारों का कहना है कि वो रुआवजा पर निशाना साध रहे हैं जिससे पतंजलि का शरबत बिक सके और इसी को लेकर वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहते हैं शरबत जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि अगर उस कंपनी का शरबत पीते हैं तो इससे आने वाला जो पैसा है उससे मदरसे बनेंगे और मस्जिदें बनेंगी, लेकिन अगर आप हमारी कंपनी का शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे। तो इस तरह के दावे वो कह रहे थे और इस पर यह कहा जा रहा था कि उन्होंने एक तरह से उल्लंघन किया है। किसी पर भी बिना किसी सबूत आधार पर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते, किसी भी कंपनी पर अपनी मार्केटिंग करने के लिए आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन उस पर भी रामदेव के जो बयान आना है वो बंद नहीं हुए और उन्होंने अब एक और विज्ञापन बाकायदा छपवा दिया। यानी अपनी गलती मानने के बजाय अपनी तरफ से जो उन्होंने बयान दिया विवादित, उस पर रोक लगाने की बजाय, उस पर माफी मांगने की बजाय उन्होंने एक और बयान दे दिया। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि रामदेव अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा नहीं है, इसके साथ जो उनके लोग हैं उन्हें पीछे से कहीं ना कहीं समर्थन है। वो अकेले के दम पर इस तरह के बयान नहीं दे सकते। बाकायदा वो जो छपवा रहे हैं, जो विज्ञापन उन्होंने छपवाया वो भी मैं आपको बता देती हूं। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है, पतंजलि ने एक सवाल पूछा है कि पुराने डर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों, सर्वधर्म और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। इस पंचलाइन के साथ उन्होंने एक विज्ञापन दिया है जिसमें पतंजलि ने अपने ग्राहकों को एक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, समस्त ऋषिकाओं के वंशधरों से आह्वान है कि अपनी शॉप की प्रमुख सेल्फ पर पतंजलि शरबत को सबसे आगे रखें। जब पतंजलि का श्रेष्ठतम गुलाब शरबत, मैंगो पन्ना, बेल शरबत, ब्राह्मी शरबत, खस शरबत और ठंडाई पाउडर आदि उपलब्ध हैं तो फिर पुराने डर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों करना। अब इस बयान के बाद से रामदेव पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर वो किस आधार पर इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। हाँ, जिस तरीके से कि रामदेव ने विज्ञापन दिया है, अब ये देखिए इस समय देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। जो वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का विरोध हो रहा है और बीजेपी जिस तरीके से एक तरीके से ये उस विरोध को भी ध्रुवीकरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और उसी कोशिश को रामदेव भी आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि भाई ये जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके यदि मार्केटिंग में यदि वो उनकी तरफ आ जाता है, यदि वो उनका शरबत लेता है तो उनको एक तरीके से काफ़ी लाभ मिल जाएगा आर्थिक रूप से। और उन्हीं जो बीजेपी की कोशिश है उसी को एक तरीके से रामदेव भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जबकि इस तरीके का आप व्यापारी हैं, आप क्या ये बोलेंगे कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग हमारा शरबत नहीं पी लें? आप खुलकर बोलिए कि भाई हमारा शरबत मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे कि भाई वो लोग भी खरीदें।
लेकिन जिस तरीके का विज्ञापन ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला, एक तरीके से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है रामदेव की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आप इस तरीके के विज्ञापन कैसे दे सकते हैं। और क्योंकि ये तो शुरुआत से ही माना जाता है कि रामदेव की कोशिश हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली होती है। कांग्रेस की सरकार थी तब तो लगातार वो आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे। भाई रामदेव की जो डिमांड थी कि काला धन भारत वापस लेके आओ, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 साल में वो पूरी कर दी है? अगर पूरी नहीं की हैं तो रामदेव सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आंदोलन की तो बहुत दूर की बात है, वो नरेंद्र मोदी से इस चीज़ को लेकर सवाल तक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के खिलाफ वो कोई मामला नहीं उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो रामदेव सिर्फ उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो बीजेपी लेके आ रही है। बीजेपी यदि धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी हुई है तो रामदेव भी उसके सारे अपना एक तरीके से बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को भी फायदा हो और उनको एक तरीके से आर्थिक रूप से लाभ भी मिल जाए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यदि सरकार के खिलाफ वो जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ईडी के मामले में तो आप पहले भी देखा होगा कि मतलब बहुत बुरी स्थिति आ गई थी। रामदेव और जो आचार्य बालकृष्ण है उन पर गिरफ्तारी की एक तरीके से तैयारी हो गई थी। अगर सरकार नहीं बदलती तो संभवतः ये जो पतंजलि है उस पर ईडी की कार्रवाई इस समय चल रही होती। लेकिन सिर्फ क्योंकि बीजेपी को रामदेव से फायदा होता है और बीजेपी को जहां फायदा एक तरीके से दिखाई देता है वहां तो आप देखते हैं वहां ईडी की कार्रवाइयां आपको एक तरह हो भी रही होती तो बंद हो जाती हैं। आप छत्तीसगढ़ का ऐसे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहा जाता था ईडी के डेली किसी न किसी पर छापे पड़ते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले तो ईडी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी कि भाई छत्तीसगढ़ में जो वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, इसलिए वहाँ के जो केस हैं वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी को कई बार फटकार पड़ चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके का रामदेव का विज्ञापन आया, पहले तो उनका एक जो वीडियो था वो खाली वायरल हुआ था, अब जिस तरीके का विज्ञापन सामने आया है उसके बाद तो जाहिर सी बात है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से पिछली बार रामदेव सिर्फ माफ़ी जो उन्होंने मेडिकल को लेकर, एलोपैथी को लेकर उनके बयान थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ माफ़ी पर ही एक तरीके से मंजूर कर ली थी और रामदेव को छोड़ दिया था। इस बार माफ़ी से काम नहीं चलेगा। जब तक सजा नहीं सुनाई जाएगी तब तक इसी तरीके के कोशिशें पतंजलि की तरफ से होती रहेंगी। अगर इस बार भी रामदेव के मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और उनको सिर्फ माफी करके छोड़ दिया जाता है तो फिर इस तरीके की तीसरी कोशिश उनकी तरफ से फिर की जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान भी लेना चाहिए और सख्त सजा भी सुनाना चाहिए पतंजलि और रामदेव को कि इस तरीके की दोबारा कोई भी चीज़ नहीं की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से वक्फ कानून के जरिए कह सकते हैं कि धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से दो धर्मों को आपस में बांटा जा रहा है, उनके बीच विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में रामदेव का भी ऐसा बयान आना बताता है कि पूरी बीजेपी की एक रणनीति है और बीजेपी की रणनीति के हिस्से से चलते, बीजेपी की रणनीति के चलते ही रामदेव का भी ये बयान आए। यानी एक तरह से पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो सिर्फ धर्म की राजनीति में लगी हुई है और देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ना देश में विकास हो रहा है, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। और इसको लेकर आपको याद होगा पिछले दिनों सोनिया गांधी ने भी कई सवाल उठाए थे। उन्होंने एक बाकायदा कई मुद्दों पर बात करते हुए शिक्षा का व्यवस्था उन्होंने जोरों से उठाया था कि कैसे युवाओं का भविष्य खतरे में है। और उसी को लेकर अब गुजरात पर भी फोकस हो गया है पूरे इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस तो पूरी तरह से गुजरात पर फोकस कर ही रही है क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन को और सभी विपक्षी दलों को यह समझ में आ चुका है कि अगर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना है या बीजेपी को कमजोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले गुजरात मॉडल का जो डंका अभी तक बीजेपी पीटती आई है उसे फेल साबित करना होगा, उसे दिखाना होगा कि असल में गुजरात मॉडल की असलियत क्या है। और उसी काम पर कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल भी लग गए हैं। और उसी कड़ी में एक 2 साल पुराना जो 10वीं परीक्षा का जो रिजल्ट आया था गुजरात में उसको लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और उसी में अब अरविंद केजरीवाल का भी उनको साथ मिल गया और दोनों की तरफ से ये कहना है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल है। वहां पर शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा है क्योंकि उस रिजल्ट में 157 स्कूलों में से एक भी बच्चा 10वीं कक्षा में पास नहीं हुआ था। इसको लेकर अब पूरी तरह से विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने की रणनीति के तहत काम कर रहा है और इंडिया गठबंधन वहां पर एकजुट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह एनडीए में फूट पड़ी हुई है, एनडीए के अंदर बगावत अब देखने को मिल रही है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अभी से ही विपक्षी गठबंधन का फोकस गुजरात पर भी है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ
गुजरात में बीजेपी को कमजोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात अब इंडिया गठबंधन को और तमाम विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि अभी पिछले दिनों 64 साल बाद वहां पर 2 दिन का अधिवेशन रखा गया कांग्रेस का, और इसमें कई काफी रणनीति बनाई गई ईवीएम को लेकर, तमाम और मुद्दों को लेकर, कैसे बीजेपी को आगे के चुनावों में घेरना है, इस पर चर्चा हुई। और गुजरात मॉडल का जो डंका पूरे देश में बीजेपी पीटती आई है, उसी के सहारे वो केंद्र की राजनीति तक पहुंची, केंद्र की सत्ता में आई। उसी गुजरात मॉडल की पोल अब खोलने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी के लिए अभी काफी चुनौतियां होने वाली हैं, खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से की जा रही हैं, और उसी के सहारे से जो बीच में चुनाव है, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो 2026 में चुनाव है, उसकी तैयारियों पर भी विपक्ष लगा हुआ है। यानी बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल सभी की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर हैं, और दिन पर दिन ये राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी अपनी जो मांगे हैं उन्हें मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अगर बीजेपी उनकी मांग नहीं मानती है तो फिर नीतीश कुमार की तरफ से